नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज हम राव चंद्र सेन को पढ़ेंगे। राव चंद्र सेन जो कि हमारा अध्याय 4 मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव, इसी का एक अध्ययन बिंदु है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। तो राव चंद्र सेन जो कि जोधपुर के शासक थे, कौन के शासक थे? जोधपुर, जो कि पिता से विरासत में मिला था। तो जोधपुर के शासक थे जिनका समयकाल माना जाता है 1562 से लगाकर 1581 ईस्वी तक का। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राव चंद्र सेन के पिता का नाम था राव मालदेव। राव मालदेव जोधपुर के शक्तिशाली शासकों में से एक शासक थे और प्रसिद्ध शासकों में से राव मालदेव का नाम है वो आता है। राव मालदेव का जो समयकाल माना जाता है वो 1532 से 1562 के मध्य है वो माना जाता है। राव चंद्र सेन इन्हीं राव मालदेव के छोटे पुत्र थे, कनिष्ठ पुत्र थे, छोटे या कनिष्ठ पुत्र थे। राव चंद्र सेन की माता थी स्वरूप देव। ठीक है, माता स्वरूप देव थी जो कि राव मालदेव की पटरानी थी। और किस प्रकार से राव चंद्र सेन है वो शासक बने, उन परिस्थितियों को हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा पूर्व की परिस्थितियों को समझते हैं। पूर्व की पृष्ठभूमि की राव मालदेव के समय की क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन थी, उन परिस्थितियों को हम शॉर्ट में थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, राव जो मालदेव थे जोधपुर के शासक, वो अपने समय के वीर पराक्रमी, युद्ध कला में प्रवीण शासक था। और राव मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति से दिल्ली का जो शासक था उस समय शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी था, उसके पास दिल्ली की बादशाह थी। और उधर मारवाड़ का जो शासक, या मारवाड़ जो जोधपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वो मारवाड़ प्रदेश कहलाता है, पाली तक का। तो मारवाड़ का शासक उस समय मालदेव था और मालदेव अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, जिससे शेरशाह और मालदेव के मध्य है वो संबंध खराब हो गए। और ऐसी स्थिति में मालदेव ने शेरशाह के ऊपर आक्रमण किया 1544 के अंदर, 1544 ईस्वी। और गिरि सुमेल का युद्ध हुआ। गिरि सुमेल दोनों के दोनों स्थान है वो पाली में है। और यहाँ पर गिरि सुमेल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में राव मालदेव और उसके दो सेनापति थे जैता और कूपा। ठीक है, जैता और कूपा ने काफी शौर्य और पराक्रम अपना दिखाया, यहाँ तक कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसके पसीने छुड़वा दिए, या कह सकते हैं छक्के छुड़वा दिए। लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी ने छल कपट का सहारा लिया और फिर ये युद्ध है वो जीत गया। लेकिन उससे पूर्व में जब जैता और कूपा ने उनको ऐसी कड़ी टक्कर दी कि एक बार तो राव जो है शेरशाह सूरी भी पूरी तरह से डर गया। और कहा जाता है कि वो युद्ध के दौरान ही अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसने अपने अल्लाह से इबादत करना शुरू कर दिया कि इस युद्ध का पलड़ा है वो उसके पक्ष में हो जाए। और उसके बाद शेरशाह सूरी की है वो इसमें विजय हो जाती है। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरि सुमेल का युद्ध है वो कब हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था? तो गिरि सुमेल का युद्ध है वो जो है शेरशाह सूरी और राव मालदेव, जोधपुर या मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? तो 1544 आपको याद रखना। ठीक है, विजित कौन हुआ था? तो विजय है जो है सफल जो है शेरशाह सूरी हुए थे। दो पराक्रमी योद्धा कौन कौन से थे जिन्होंने युद्ध में जो है शेरशाह सूरी को टक्कर दी थी? तो वो आपको याद रखना है, जैता और कूपा, जिन्होंने योग्य सेनापति थे मालदेव की सेना के और इन्होंने अपने पराक्रम के आधार पे शेरशाह के छक्के है वो छुड़ा दिए थे। अब इस युद्ध में शेरशाह सूरी सफल तो हो गया, लेकिन शेरशाह सूरी को ये एहसास हुआ, उस एहसास में जो इतिहासकार फरिश्ता है वो ये कहता है कि शेरशाह सूरी ने युद्ध जीता और उसके बाद उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो थे
कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर, मुट्ठी भर बाजरा यानी थोड़ा सा ही टैक्स या थोड़ा सा ही कर उसको यहाँ से प्राप्त होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में उधर क्या हुआ कि जब शेरशाह सूरी इन युद्ध में यहाँ पर अपने आप को उसने बिजी कर लिया एक तरह से, तो वहां दिल्ली की तरफ शत्रु है वो बढ़ आए थे। और ऐसे में शेरशाह को जब इस चीज का एहसास होता है तो वो ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर दिल्ली की बादशाह को बैठता, अर्थात यहाँ पे तो मैं मालदेव को हरा कर उसके इलाके या उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं फसल के रूप में या कर के रूप में टैक्स वसूल करता, तो मुझे कितना थोड़ा बहुत ही फसल के रूप में मुझे हर्जाना मिलता। लेकिन वहीं इस मेरी इस लापरवाही की वजह से मुझे दिल्ली की बादशाह है मेरे हाथ से चली जाती। तो ये शेरशाह सूरी के शब्द थे। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि ये वाक्य किसने बोला था, तो शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब ये तो थी पृष्ठभूमि कि मालदेव ने किस प्रकार से शेरशाह सूरी का मुकाबला किया था। भले ही वो असफल रहा लेकिन फिर भी शेरशाह के हैं वो पसीने छूट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन किसी मालदेव, जोधपुर के प्रसिद्ध शासक किसी मालदेव का पुत्र था। जोधपुर की ख्यात जो पुस्तक है उस ख्यात के अनुसार रावचंद्र सेन का जो जन्म है वो 1541 में हुआ था। ठीक है, 1541 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब यहाँ पर राव मालदेव की अनेक रानियां थी। उन रानियों में जो राव मालदेव के ऊपर जो प्रभाव था वो था उसकी पटरानी स्वरूपदेव का। और ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान या जो उत्तराधिकारी है वो ज्येष्ठ पुत्र बनता था, लेकिन यहाँ पे पटरानी ने क्या किया, स्वरूपदेव ने राव मालदेव को अपने इस प्रभाव का फायदा उठाया और उसने जो बड़ा पुत्र था राम मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र राम था। राम और मालदेव के संबंध है वो आपस में थोड़े खराब हो गए, तो मालदेव में राम को शासक नहीं बनाना चाहता, उसे उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त करना चाहता था। वहीं एक और पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह भी योग्य था, लेकिन वहीं पटरानी स्वरूपदेव ने उदय सिंह को भी खिलाफ कर दिया राव मालदेव को, और फिर अपने पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाने के लिए राव मालदेव को राजी कर लिया या खुश कर दिया। और अंत में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात 31 दिसंबर 1562 में जो है चंद्रसेन है वो मारवाड़ का शासक बनता है या जोधपुर का शासक है वो बनता है। तो समयकाल है कितना, 1562 में वो शासक बना है। उससे पूर्व जब मालदेव जोधपुर का शासक था, उससे पूर्व या उस दौरान जो है चंद्रसेन जो था उस समय उसके पास जागीर थी, एक तो बीसलपुर और दूसरा सिवाना की जागीर है उसके अधीन थी। और जब पिता की मृत्यु हुई तो संपूर्ण मारवाड़ का क्षेत्र है उसका वो शासक बन गया और उसके हाथ में संपूर्ण मारवाड़ की भूमि है वो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रसेन है वो शासक बना। अब देखिए चंद्रसेन शासक तो बन गया, लेकिन उसका विरोध था और इस विरोध के फलस्वरूप राम, उदय सिंह और रायमल ये तीनों उसके सौतेले भाई थे जो शत्रु के रूप में उसके खिलाफ हो गए थे। राम, उदय सिंह और रायमल है वो चंद्रसेन के खिलाफ थे। अब चंद्रसेन जब शासक बना तो उसके विरोधी भी बहुत प्रबल थे और उसे आंतरिक विद्रोह का सामना है वो करना पड़ा। तो अब आंतरिक विद्रोह क्या हुआ, देखिए आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसने उस विद्रोह का दमन भी किया। एक बार शासक बनने के बाद चंद्रसेन है वो आवेश में आ गया, किसी बात को लेकर आवेश अभी क्रोध में, और उसने अपने एक चाकर की हत्या कर दी। चाकर अर्थात सेवक, ठीक है, एक सेवक की उसने हत्या कर दी। इस सेवक की हत्या करने से जो चंद्रसेन के दरबार में जो सरदार थे, जो सामंत थे, वो चंद्रसेन की इस क्रोध को देखकर वो नाराज हो गए और उन्होंने चाकर के मारे जाने का या सेवक के मारे जाने का विरोध किया। और ऐसी स्थिति में दो गुट बन गए वहां पे, एक तो चंद्रसेन के पक्षधर सरदार और दूसरे चंद्रसेन के विपक्षी सरदार। अब विपक्षी सरदार थे जो चंद्रसेन से नाखुश थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ये सौतेले भाई थे राम, उदय सिंह और रायमल, उनके
चले गए और उनको भड़काया कि वो चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करें। तो अब जो ऐसा में गुट था वो सौतेले भाइयों के साथ उसने गठबंधन कर लिया और फिर आक्रमण हेतु उन्होंने उन्हें उकसा भी दिया। अब देखिए, अब इसका फायदा है इन तीनों भाइयों ने अलग अलग स्थानों पर उठाया है कि राम ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाया और उसने सोजत के अंदर विद्रोह शुरू कर दिया चंद्रसेन के खिलाफ। और जो दूसरा भाई था रायमल ने दूनाड़ा, वहां पर उसने विद्रोह शुरू कर दिया। ये सब पाली के ही प्रदेश है। दूनाड़ा में विद्रोह कर दिया और वही उदय सिंह ने गांगाड़ी और बावड़ी जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। अब राम जो है चंद्रसेन है उसने अपनी सेना है इन स्थानों पर भेजी है और चंद्रसेन से की स्थिति से वाकिफ होकर राम और रायमल इन्होंने तो सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और वापस अपने स्थानों की तरफ चले गए। जो विद्रोह कर रहे थे वो वापस चले गए। लेकिन वहीं उदय सिंह जो था उसने जो है चंद्रसेन की सेना का सामना किया और उसने संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान उदय सिंह ने लोहावट नामक स्थान है उस स्थान के ऊपर उसने संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष में उसे सफलता नहीं मिली। इसके फलस्वरूप उदय सिंह के मन में नाराजगी तो थी ही, उस समय तो वो चुप बैठा रहा। लेकिन फिर 1563 में 1563 ईस्वी में नाडोल नामक स्थान पर, नाडोल जो कि पाली जिले के अंदर ही है, देवी माँ आशापुरा का विख्यात मंदिर है यहाँ पर। तो 1563 में नाडोल नामक स्थान पर दोनों भाइयों के मध्य पुनः संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में वो उसे अपनी हार है वो निश्चित दिखाई देने लगी उदय सिंह को। और ऐसी स्थिति में उदय सिंह है वो यहाँ से अकबर जो कि दिल्ली का बादशाह था, मुगल वंशीय शासक अकबर की शरण में चला गया। अब अकबर ने मारवाड़ की स्थिति को भांपा, समझा और ऐसी स्थिति में अकबर को मारवाड़ क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर है वो मिल गया। भाइयों की फूट है अकबर को नजर आ गई और ऐसी स्थिति में अकबर ने अपना एक योग्य सेनापति जिसका नाम था हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना, विशाल सेना है वो यहाँ पर जोधपुर में भेजी और फिर यहाँ पर युद्ध हुआ चंद्रसेन की सेना के मध्य और हुसैन कुली खां की सेना के मध्य। और इस प्रकार से हुसैन कुली खां ने शीघ्र ही जोधपुर के ऊपर अधिकार है वो कर दिया। उसका अतिरंजित वर्णन है वो इस्लामिक इतिहासकारों ने किया है कि यहाँ पर हुसैन कुली खां ने जो है चारों तरफ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया और यहाँ पर रसद सामग्री है वो खत्म हो गई और उसके बाद अंत में जो है चंद्रसेन को यहाँ से भागना पड़ा और कहा जाता है कि उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसे अपने रत्न और आभूषण बेचकर अपना गुजारा है वो करना पड़ा। तो ये जोधपुर पर मुगलों का अधिकार है हो गया। जोधपुर है वो रावचंद्र सेन के हाथ से निकल गया। जोधपुर के ऊपर मुगलों का अधिकार हो गया या जोधपुर है वो अकबर के अधीन आ गया। और वहीं इतिहासकार डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेऊ नाम है जिनका, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, इनका ये मानना है कि अकबर ने जो जोधपुर के ऊपर आक्रमण किया था उसका कारण था कि राव मालदेव के समय से उसके मन में खुन्नस थी कि उसने उसके पिता जो है हुमायूं की मदद नहीं की थी या हुमायूं को सहयोग नहीं किया था, जिसके कारण है वो अकबर नाराज था और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने जोधपुर के ऊपर अपना अधिकार है वो कर दिया। ठीक है, या मुगल सेना भेजकर उसने जोधपुर पर अपना अधिकार किया। अब आगे देखिए कि अकबर व नागौर दरबार। अकबर हमेशा साल में अजमेर यात्रा पर आता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ऐसी स्थिति में 1570 के अंदर अकबर है वो अजमेर यात्रा पर आया। उसी दौरान मारवाड़ का पूरा क्षेत्र है वो अकाल से प्रभावित था, यानी भयंकर अकाल पड़ा था, दुष्काल जिसे हम कह सकते हैं, तो भयंकर दुष्काल पड़ा था। और यहाँ पर नागौर में भी भयंकर दुष्काल पड़ा हुआ था और
वो अजमेर से वो नागौर की तरफ गया और नागौर में वो थोड़े समय तक रहा और वहीं उसने पैसा या धन खर्च किया और वहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब जो कि जल के लिए, पानी के लिए, भराव के लिए शुक्र तालाब का निर्माण है वो करवाया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागौर में किस तालाब की जो है की खुदाई है वो अकबर के द्वारा करवाई गई थी, तो शुक्र तालाब में। ठीक है, ये अकबर द्वारा बनाया गया तालाब कौन सा था, तो शुक्र तालाब, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र तालाब का उसने नागौर के अंदर निर्माण करवाया। वहीं इतिहासकार ये मानते हैं कि इस यात्रा से अकबर का उद्देश्य था मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति को जानना या समझना या पहचानना, ताकि वो मारवाड़ की कंडीशन को समझकर अपने साम्राज्य का विस्तार है वो कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर उसने मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति को तो समझ लिया, यहाँ पर जोधपुर के ऊपर भी उसने अधिकार कर लिया। अब चंद्रसेन के खिलाफ उसने मुगल अभियान किया। पाली का ही एक कस्बा है भादराजुल, ठीक है, उसने भादराजुल पर आक्रमण किया। जैसे उसे पता चला कि जो है चंद्रसेन है वो भादराजुल और उसके आसपास के इलाकों में कहीं छुपा हुआ है, तो उसने भादराजुल पर मुगल आक्रमण किया 1571 में। और ऐसे में चंद्रसेन है वो 1571 के अंदर ही भादराजुल छोड़कर सिवाना की तरफ है वो चला गया। सिवाना में हमेशा चंद्रसेन ने जब तक है वो सिवाना के दुर्ग के अंदर है अधिकतर जो है वहीं शरण ली है और यहाँ पर सिवाना हमेशा उसके लिए मदद का केंद्र है वो रहा है। तो सिवाना चला गया और अकबर ने जब यहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली तो उसने बीकानेर के राय सिंह जो शासक थे उन्हें जोधपुर का शासक है नियुक्त किया। जोधपुर है बीकानेर के राय सिंह के हाथ में दे दिया, उसे वहां का शासक है वो बना दिया। और फिर अकबर ने उस समय तो अकबर को सफलता नहीं मिली चंद्रसेन को पकड़ने में, और फिर उसने अपना एक योग्य व्यक्ति जिसका नाम था शाह कुली खां, ठीक है, शाह कुली खां के नेतृत्व में उसने 1573 में चंद्रसेन के खिलाफ पुनः अभियान किया और उसने जगत सिंह, केशवदास, राय सिंह को उसके खिलाफ भेजा है चंद्रसेन के खिलाफ। चंद्रसेन ने यहाँ छापामार पद्धति को अपनाया। छापामार यानी पीछे से वार करना, पीछे पार्श्व वार करना। तो उसने छापामार पद्धति से मुगल सेना को काफी हानि पहुंचाई और इसके बाद यहाँ पर मुगल सेना जो है जिसको सफलता आसान नहीं लग रही थी, असफलता का भय सता रहा था, और ऐसी स्थिति में राय सिंह ने उस समय बादशाह अकबर से और अतिरिक्त सेना भेजने की मांग की। अकबर ने अतिरिक्त सेना भेजी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली। चंद्रसेन है वो पहाड़ों के अंदर चला गया। ठीक है, चंद्रसेन पहाड़ों में चला गया और वहीं मुगल सेना है वो असफल रही, जिसके कारण अकबर ने जो भी इसके अमीर जो थे, अकबर के अमीर केशवदास, जगत सिंह, राय सिंह और शाह कुली खां, उन सबको एक कड़ी फटकार है वो अकबर ने लगाई थी। ठीक है, उसके बाद अकबर अभी भी चंद्रसेन से बदला पूरा नहीं कर पाया था और 1575 में उसने जलाल खां के नेतृत्व में सेना है चंद्रसेन के खिलाफ है वो भेजी। चंद्रसेन के पास उस समय स्थितियां विपरीत थी, लेकिन फिर भी उसका सहयोगी था जिसका नाम था देवीदास। ठीक है, देवीदास के साथ उसने मुगल सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना के ऊपर आक्रमण उसने भयंकर आक्रमण किया, जिसमें जलाल खां, जिसे 1575 में अकबर ने भेजा था, वो जलाल खां इस युद्ध में मारा गया। इससे मुगल या शाही प्रतिष्ठा को भयंकर आघात लगा या धक्का लगा और फिर स्थितियां अनुकूल न होते देखकर चंद्रसेन है वो चला गया। शाही सेना और अतिरिक्त सेना वापस आई और राज चंद्रसेन है अपने आप को सुरक्षित करने के हिसाब से पुनः पहाड़ों की तरफ चला गया। वहीं मुगल सेना ने या शाही सेना ने देवकोट, दुनाड़ा और सिवाना दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार कर लिया।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रदेश है पुनः शाही सेना के अधिकार में आ गए, या कह सकते हैं अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ गए। अब सिवाना भी, जो कि रावचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी था, सिवाना समय समय पर सिवाना के अंदर जो है रावचंद्र सेन ने यहाँ पर शरण ली थी, यहीं पर आकर उसने अपना बचाव किया था। और ये सूखे क्षेत्र में होने से, मरुस्थलीय क्षेत्र में होने से इस दुर्ग पर शत्रु का ध्यान इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सिवाना दुर्ग के ऊपर अब मुगलों का अधिकार होने से संकटकालीन राजधानी भी जो है वो चंद्रसेन के हाथ से निकल गई। अब चंद्रसेन के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ उसके पास एक छोटा सा प्रदेश रह गया था, वो था पोखरण, जो कि जैसलमेर और जोधपुर के मध्य तो पोखरण रह गया था। अब यहाँ पर पोखरण के ऊपर भी स्थितियों का लाभ उठाते हुए जैसलमेर का रावल था हर्राय ने 1575 में पोखरण के ऊपर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर इस आक्रमण में चंद्रसेन एक सफल विरोध नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी चंद्रसेन चाहता था कि पोखरण उसके हाथ से नहीं निकले। तो ऐसे में जो रावल हर्राय था उसकी नजर है वो पोखरण में थी, और उसने चंद्रसेन की इन परिस्थितियों के बदले उसने एक संधि प्रस्ताव या बीच का रास्ता अपनाया, और उसने ये कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख फदिये दे देता हूँ। फदिया यही उस समय की मुद्रा चलती थी, पैसा। तो 1 लाख फदिये दे देता हूँ, बदले में तुम मुझे पोखरण दे दो, और जब तुम्हारा जोधपुर के ऊपर अधिकार हो जाए, मारवाड़ जब तुम्हारे क्षेत्र में आ जाए, उस दौरान मैं तुम्हें पोखरण वापस कर दूंगा और तुम मुझे 1 लाख फदिये वापस दे देना। और इस प्रकार से दोनों के मध्य सामंजस्य हुआ, और एक तरह से इस प्रस्ताव को आर्थिक दशा या आर्थिक संकट के चलते चंद्रसेन ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया, और उसके बाद उसने 1 लाख फदिये देकर जो पोखरण का प्रदेश था वो भाटियों को सौंप दिया या भाटियों को दे दिया। तो अब पोखरण भी रावचंद्र सेन के हाथ से निकल गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, उसके पास कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जिसके ऊपर वो अपना अधिकार है वो जता सके। और ऐसी स्थिति में काफी समय तक, लगभग 1.5-2 साल तक वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि के जंगलों में घूमता रहा, उधर उधर भागता रहा या मुगल सेना से बचता रहा। और फिर अंत में उसने 1579 में उसने सरवाड़ का क्षेत्र है सिरोही के अंदर, सरवाड़ में मुगल थाने के ऊपर उसने आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार के अंदर ले लिया। और उसके बाद अकबर ने 1580 में, जैसे अकबर को समाचार मिला कि मुगल थाने के ऊपर रावचंद्र सेन ने अपना अधिकार कर लिया है और वहां पर क्षति पहुंचाई है, उसके ऊपर लूटमार भी की है, तो अकबर पुनः नाराज हो गया और उसने 1580 में मोहम्मद खान नाम के सेनापति के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, और इसमें चंद्रसेन है वो पुनः असफल हो गया, और उसके बाद वो पुनः पहाड़ों के अंदर चला गया, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो पहाड़ों में चला गया। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अभी तक इतने सारे समय या संघर्ष के दौरान वो एक बार भी मुगल सेना के अधीन नहीं हुआ है या मुगल सेना के हाथों में नहीं पड़ा है। फिर 7 जुलाई 1580 में स्थितियों का लाभ उठाते हुए रावचंद्र सेन ने सोजत के ऊपर अधिकार कर लिया। सोजत पालिका क्षेत्र है, सोजत के ऊपर अधिकार कर लिया, और जो सारण के पहाड़ है वहां पर, सारण के पहाड़ों में उसने अपना निवास स्थान या सुरक्षित निवास स्थान है वो बनाया। और फिर 11 जनवरी 1581 का समय, जिसमें रावचंद्र सेन की मृत्यु है वो हो जाती है। जोधपुर की ख्यात के अनुसार रावचंद्र सेन का एक सामंत था जिसका नाम था वैरसल। वैरसल ने कुटिलतावश जो रावचंद्र सेन का भोजन था उस भोजन के अंदर उसने जहर मिला दिया, और इस प्रकार से उसके साथ विश्वासघात किया, उसके साथ दगा किया, और अंत में रावचंद्र सेन की 11 जनवरी और 1581 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से रावचंद्र सेन अंत समय तक मुगलों के अधीन है वो नहीं आया, उसके ही एक विश्वासघाती सामंत ने उसको जहर देकर मार डाला।
अब हम समझते हैं रामचंद्र सेन का मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन में कि रामचंद्र सेन एक ऐसा शासक था अकबरकालीन राजस्थान का जिसने अकबर की चुनौतियों का सामना किया और वो झुका नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामचंद्र सेन प्रथम स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो कि आसानी से अकबर के सामने अंत समय तक नहीं झुका। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसके भाई थे, राम है, उदय सिंह है, रायमन है, ये सत्ता का सुख भोगते रहे। इनके पिता ने उनको उत्तराधिकार में कोई राज्य नहीं दिया, लेकिन ये सत्ता का सुख भोगते रहे और वहीं रामचंद्र सेन शासक बनने के बावजूद भी इधर से उधर भटकता रहा और परिस्थितियां उसके लिए हमेशा विपरीत रही कि उसे अपने रत्न और आभूषणों को बेचकर ही गुजारा करना पड़ा और पहाड़ों में जो है रह रहकर अपना समय है वो गुजारना पड़ा। तो ये उसके लिए विडंबना थी कि एक योग्य व्यक्ति होते हुए भी उसका जीवन है वो इस तरह से संकटों से घिरा रहा, लेकिन फिर भी वो झुका नहीं। फिर उसने अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की। दूसरे भाइयों की तरह वो भी अकबर की शरण में जा सकता था, वो भी अकबर के आगे झुक सकता था, लेकिन उसने और उसकी योग्यता के आधार पर उसे यथास्थान या यथा उचित सम्मान भी अकबर की तरफ से मिल सकता था, लेकिन उसकी स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसने जो है अकबर की अधीनता या मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर भी ये भी चंद्रसेन की विशिष्ट प्रवृत्तियां थी जिसने झुका नहीं था। वो रामचंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। रामचंद्रसेन का जो समय है चंद्रसेन का वो प्रताप से पूर्व का समय माना जाता है, तो प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। फिर इसके साथ ही मारवाड़ यानी प्रताप भी ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शासक था जिसने मुगलों का सामना किया था। तो मेवाड़ का प्रताप से महाराणा प्रताप को जाना जाता है, उसी प्रकार से रामचंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप है वो माना जाता है। ठीक है। ये प्रश्न भी आता है कि प्रताप का अग्रगामी शासक कौन था, तो आपको याद रखना है रामचंद्रसेन। या फिर मारवाड़ का प्रताप किस शासक को जाना जाता है मारवाड़ के प्रताप के नाम से, तो आपको याद रखना है रामचंद्रसेन। अब चंद्रसेन की विडंबना थी कि उसे इतिहास में उचित महत्व या उचित उसके लिए लिखा नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? कारण था कि चंद्रसेन का जो है राज्य है उसकी मृत्यु के बाद उसके भाइयों ने ले लिया, तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उसका इतिहास है वो धूमिल हो गया और इसके कारण इतिहास में उसे उचित महत्व नहीं देने के कारण उसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन है? चंद्रसेन। ये भी आपका प्रश्न है, एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ पे आपके बनते हैं। इसके साथ प्रताप के वंशज थे अमर सिंह। प्रताप के बाद अमर सिंह बैठा गद्दी पे, उसके बाद उसका जो है पौत्र कर्ण सिंह और उसके बाद मेवाड़ के इतिहास में अनेक राजा जो है शासक है वो बैठे और उन्होंने मेवाड़ के इतिहास को उचित महत्व है वो इतिहास में दिया और प्रताप की ख्याति है वो बराबर बनी रही। लेकिन वही मारवाड़ का शासक चंद्रसेन है, उसके भाइयों ने उसके अस्तित्व को दबा दिया या उसके बारे में जो उसने सामना किया था, जो उसने सफलता अर्जित की थी या जहाँ जहाँ भी उसने संघर्ष किया था उन संघर्षों का विवरण है उन्होंने उसे नहीं सामने आने दिया या उसको दबा दिया, क्योंकि उसके भाइयों के हाथ में सत्ता होने से उन्होंने अपने बारे में लिखाया और रामचंद्रसेन की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं लिखाया। तो ये प्रताप के लिए कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशजों ने महाराणा प्रताप को अमर रख लिया इतिहास में और वही चंद्रसेन जो है वो अमर होकर भी उसे उचित स्थान है इतिहास में नहीं मिल पाया। अब रामचंद्रसेन और महाराणा प्रताप में हम कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या साम्यताएं थी, ये भी प्रश्न आता है कि रामचंद्रसेन और महाराणा प्रताप के मध्य क्या क्या समानताएं थी या क्या असमानताएं थी, वो हम देखते हैं। देखिए कि दोनों ने मुगलों से आजीवन संघर्ष किया, दोनों ही स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक थे और मरते दम तक दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ही नहीं झुके। चाहे वो महाराणा प्रताप हो जिन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अकबर से संघर्ष किया था, चाहे वो मारवाड़ का शासक रामचंद्रसेन हो, उसने मारवाड़ के ये जो है आजीवन है वो अकबर से
चंद्रसेन प्रवीत। अर्थात ये दोनों स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और साथ ही उन्होंने अपने घोड़ों के ऊपर शाही दाग नहीं लगवाने दिया था। यानी उस समय का जो है रीति थी कि जो शासक की अधीनता को स्वीकार करते थे उनकी सेना के जितने भी घोड़े होते थे उनके ऊपर शाही ठप्पा लगता था गरम करके और उस दाग को लगाया जाता था। तो शाही दाग से घोड़े की पहचान होती थी। तो ये दोनों ने अपने घोड़ों के ऊपर, अपनी सेना के घोड़ों के ऊपर शाही दाग या अकबर की सेना का जो चिन्ह था उस चिन्ह को उन्होंने नहीं लगने दिया और चाकर रहन में दी गई चिट्ठी वो अंत समय तक उसके आगे झुके नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं की, उसकी सेवकाई को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सारे हिंदुस्तान तरह से पाताल ने चंद्रसेन प्रवीत। अर्थात संपूर्ण हिंदुस्तान जानता है, पूरा इतिहास जानता है कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन इनके जो हथियार थे, इनकी जो तलवारें थी वो हमेशा मुगलों के विरुद्ध है वो चमकती रही या मुगलों के खिलाफ है वो दमकती रही। तो ये था उनके बारे में। ये पंक्तियां ये बताती है कि दोनों ने आजीवन है वो मुगलों से संघर्ष है वो किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों को भाई बंधुओं का विरोध सहना पड़ा। अगर हम देखें राव चंद्रसेन को तो उसके भाई राम और इसके साथ उदय सिंह और रायमल इनका विरोध सहना पड़ा और वहीं महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का विरोध है वो उनको सहना पड़ा। तो भाई बंधुओं का विरोध दोनों को ही सहना पड़ा। दोनों ने ही पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हुए मुगलों को छकाया। वहीं राव चंद्रसेन ने भी बार बार अपना बचाव करने के लिए वो पहाड़ों की तरफ गए हैं और ऐसे में उन्होंने छापामार युद्ध किए हैं और मुगलों को छकाया। वहीं मेवाड़ का क्षेत्र ऐसा था जहां पहाड़ी इलाका होने से महाराणा प्रताप को इसका पूरा लाभ मिला और जब भी मुगल सेना ने उनके ऊपर आक्रमण करने का सोचा तब तक महाराणा प्रताप ने अपनी छापामार या गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उन्होंने भी मुगलों को खूब है वो छकाया। तो दोनों में समानता मिलती है। प्रताप के पास चावंड जैसी राजधानी थी। प्रताप जब शासक बने तो उनके पास मजबूत राजधानी थी चावंड, जो कि पहाड़ों से पूरी तरह से घिरी हुई थी और ऐसे में प्रताप ने अपनी सुरक्षा को बनाए रखा। लेकिन वहीं जो है राव चंद्रसेन की विषम परिस्थितियां थी कि उसके पास ऐसी कोई शक्तिशाली या सुरक्षित राजधानी नहीं थी। सिर्फ संकटकालीन राजधानी सिवाना थी जो कि मरुस्थलीय दुर्ग कह सकते हैं, धानवन दुर्ग कह सकते हैं, वहां पे उसका दुर्ग बना हुआ था। लेकिन वहां पर भी मुगलों के अधिकार होने से वो सिवाना भी उसके हाथ से निकल गया संकट के समय में, जब तब जो है राव चंद्रसेन ने उसी दुर्ग के अंदर शरण ली थी और उसके बाद उसे जगह जगह पहाड़ों में घूमकर ही या पहाड़ों में रहकर अपना जीवन है वो बिताना पड़ा था मुगलों से सुरक्षित बचने के लिए। तो ये दुर्भाग्य था राव चंद्रसेन का कि उसके पास ऐसी कोई मजबूत राजधानी नहीं थी। चंद्रसेन की उपस्थिति व मुगल सेना को विकेंद्रित करने में प्रताप को सहयोग मिला। चंद्रसेन का समय रहा प्रताप से पूर्व का शासक है, लेकिन फिर भी दोनों में कहीं न कहीं आसपास होने से जब तक महाराणा प्रताप का भी समय चल रहा था और चंद्रसेन का भी समय चल रहा था और ऐसी स्थिति में मुगलों के लिए दोनों ही शत्रु थे। तो मारवाड़ की कंडीशन में राव चंद्रसेन ने बहुत बार मुगलों को विकेंद्रित किया और ऐसी स्थिति में प्रताप को चंद्रसेन के होने से फायदा मिला कि वो अपनी स्थिति को मजबूत बना पाए मुगलों के खिलाफ। तो कई बार आ जाता है कि दोनों का कंपैरिजन करना है या दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो आप ये सारे पॉइंट से वो लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राव चंद्रसेन, जिन्होंने अंत समय तक अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में जो है अपने सामंत के विश्वासघात के कारण है वो मारे गए। लेकिन फिर भी स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक जो मुगलों के आगे झुका नहीं, जिसे मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या फिर प्रताप का अग्रगामी शासक है वो कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।